तनोतना सदाशिवम। जाति उन्मूलक समाज सुधारकों की एक बड़ी मेहनत रंग लाई है और नए सिरे से जाति जनगणना का आरंभ हो, क्योंकि लंबे समय से कुछ नई जातियां नहीं बनाई गई हैं। इस बात के लिए जो प्रयास चल रहा था जातियों का रोना रोने वाले समुदायों के द्वारा, तो अब नए सिरे से जाति जनगणना का भूत फिर से निकल कर बाहर आया है। अब देखो 3000 से 6000, अब 6000 से 12000। तो जाति मुक्त भारत के निर्माण में जाति जनगणना क्यों एक बड़ा रोल निभाएगी, अब ये प्रश्न तो कोई उन्हीं लोगों से पूछे। तर्क विचित्र है पर चल रहा है। अब इसमें EWS को भी जोड़ दिया गया सर त्रिपाठी जी की ओर से। 8 नवंबर 2022 को जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने आरक्षण पर संविधान निर्माताओं की भावनाओं की याद दिलाई और ये फैसला वो दे रहे थे आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण लोगों को अब भी आरक्षण मिले, इस विषय पर अखबारों ने लिखा था, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने आरक्षण पर संविधान निर्माताओं की भावनाओं की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि तब क्या सोचा गया था जो आज 75 साल के बाद भी हासिल नहीं किया जा सका है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर एक बड़ी लकीर खींचते हुए कहा कि इस प्रणाली पर विचार करने की ज़रूरत है। कोटा सिस्टम हमेशा के लिए नहीं रह सकता। अब ये कोटा सिस्टम तो 10 साल के लिए ही बना था संविधान में, लेकिन 70 साल तक रह सका है ना। तो अब बेला एम त्रिवेदी की ये जो इच्छा है भी, सब उनकी जो भावना है भी, तो एक ब्राह्मण की भावना है। तो बड़ी सीधी सादी बात है कि जब आप आरक्षण के विरोध की बात करेंगे तो ये कह दिया जाएगा कि देखो ब्राह्मण नहीं चाहता। लेकिन आरक्षण के संदर्भ में बेसिक संविधान का दृष्टिकोण क्या था, ये समझना पहले जरूरी है। आरक्षण की शुरुआत तो आज़ादी से बहुत पहले हो गई थी। अंग्रेजों ने आज़ादी से लगभग 20 साल पहले ही अछूत जातियों के लिए एक अलग अनुसूची बनाई थी। आरक्षण की शुरुआत किसने शुरू की थी? अंग्रेजों ने। कहाँ से शुरू की थी? अछूत जनजातियों की एक सूची बनाकर। इस सूची को उन लोगों ने अनुसूचित जाति कहा। बाद में भारतीय संविधान ने भी इसे जारी रखा। अंग्रेजों के देश छोड़ने के पहले ही संविधान सभा का गठन हो चुका था, समितियां बनी, बैठकों में चर्चा शुरू हुई और इस दौरान आरक्षण पर विस्तार से अलग अलग सवाल उठे। समानता बनाम योग्यता का प्रश्न आया। ये पूछा गया कि क्या अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के बाद भी आरक्षण की ज़रूरत है, और यदि है तो फिर इसका हकदार कौन? तो आरक्षण दिया किसे जाना चाहिए? आरक्षण जाति के आधार पर दिया जाए या फिर आर्थिक आधार पर? और फिर एक बड़ा सवाल था कि आरक्षण रहेगा कब तक? कि बड़ी सीधी सादी बात है कि भाई आरक्षण एक चिरकालीन व्यवस्था तो नहीं हो सकती। इसी बात की तरफ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस त्रिवेदी और जस्टिस पारदीवाला ने अपनी बात कही थी। आरक्षण के संबंध में जब संविधान सभा में बहस हो रही थी, संविधान सभा के सदस्य थे S नागप्पा। उन्होंने देश में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अल्पसंख्यकों का अधिकार सुरक्षित रखने के लिए एक तर्क दिया। अब वो तर्क था कि मैं आरक्षण मना करने के लिए तैयार हूँ, भाई आरक्षण ना हो, मैं तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए हरिजन परिवार को 10-20 एकड़ ज़मीन, बच्चों के लिए विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा मुफ्त में मिले, इसके साथ ही नागरिक विभागों या सैन्य विभागों में प्रमुख पदों का 5वां हिस्सा दिया जाए। तो इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश के एक सदस्य ने ये कहा था कि भाई ब्राह्मण लोग अपनी ज़मीनों से उनको इस तरह की सुविधा देने के लिए तैयार हैं। अगर भारत में आर्थिक समरसता बन जाती है तो ब्राह्मण ये त्याग करने के लिए तैयार है। लेकिन नागप्पा ने इस तर्क पर जो वितर्क दिया वो बड़ा गंभीर है। उन्होंने कहा कि भाई हरिजन को समान तभी माना जाएगा कि जब हरिजनों की तरह ब्राह्मण भी झाड़ू लेकर नाली साफ करें। उन्हें हरिजनों के आर्थिक मजबूती से ज़्यादा महत्वपूर्ण था नागप्पा के लिए ब्राह्मणों का नाली साफ करना। विचार विमर्श हुआ कि भाई SC ST और OBC कौन होगा।
कृष्णामाचारी ने कहा कि मैं पूछ सकता हूं कि भारत के किन लोगों को पिछड़ा समुदाय कहा जाए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने SC ST की जगह पिछड़ा वर्ग कहकर संबोधित किया। ए गुरुंग ने कहा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को तो शामिल किया गया है, लेकिन शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़ों को नहीं। तो के मुंशी ने कहा कि पिछड़ा वर्ग शब्द को समुदाय विशेष तक सीमित नहीं रखना चाहिए। बेसिकली जो आरक्षण की चर्चा संविधान में हुई, संविधान सभा के मध्य हुई, उसमें प्रमुख बातें सिर्फ 3 थीं। कुछ लोगों का मानना था कि भाई आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जो गरीब हैं उन्हें आरक्षित करके समानता में, आरक्षण जाति के आधार पर होना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का विचार था। तो उसमें से कुछ लोगों का भी विचार था कि भाई सवाल ये नहीं है कि कोई नीचे से ऊपर उठ जाए, मूल बात है कि जो ऊंच नीच की भावना है भारतीय समाज में, उसे जातिगत आरक्षण के द्वारा ही खत्म किया जा सकता है। आरक्षण के साथ ऊंच नीच की भावना खत्म हो जाएगी, ये तर्क विचित्र था। अब जो भी उस समय संविधान सभा के सदस्य थे, हो सकता है वो उच्च शिक्षित हों, लेकिन वो कितने बुद्धिमान थे उसका परिणाम तो पिछले 70 सालों में देख ही लिया कि भाई देश में किस तरह एक आरक्षण के ही कारण इस देश में जो गृह युद्ध की स्थिति बनी है, उसका मूल कारण तो आरक्षण है। हाँ, 2 तर्क ठीक थे। आरक्षण या तो आर्थिक आधार पर होना चाहिए, या फिर बहुत शोषित वंचित और जो पिछड़ा समाज है उसको 10 साल के लिए आरक्षित करके और उसको मेन स्ट्रीम में लाकर और उसको सुव्यवस्थित करने के बाद आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर देनी चाहिए, बात खत्म हो जाती। पर वैसा हुआ नहीं। अब ज़्यादा विचार विमर्श का कोई मतलब नहीं है। जातिगत आरक्षण के दुष्परिणाम देश पिछले 70 सालों से भोग रहा है। यदि देश को आगे बढ़ाना है तो सिर्फ 2 ही विकल्प हैं, तीसरा कोई विकल्प है नहीं। पहला विकल्प तो यह है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर ही हो, यदि आवश्यक है तो, क्योंकि आरक्षण जब तक होता रहेगा तब तक और जो भी बन बिगड़ जाए, पर देश के प्रशासनिक तंत्र में प्रतिभाशाली लोग नहीं पहुंचेंगे तो नहीं पहुंचेंगे, देश का तो नुकसान होगा ही होगा। जब तक आरक्षण के आधार पर शासन तंत्र की व्यवस्था चलेगी। पर यदि जरूरी है तो आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए। जब तक इस जाति वाली सीमा से बाहर नहीं निकलेंगे, देश में शांति कभी नहीं आने वाली। ये तो है पहला विकल्प। दूसरा विकल्प हो सकता है कि भाई ठीक है, अगर जातियों के आधार पर आरक्षण होता है तो कोई बुराई नहीं, लेकिन जिस परिवार को आरक्षण के अंतर्गत सरकारी सुविधा मिल जाए उसको हमेशा के लिए आरक्षण की सीमा से बाहर कर देना चाहिए, कि फिर उसकी पीढ़ियां भी आरक्षण की सीमा में नहीं रहेंगी। ये दूसरा सही विकल्प हो सकता है। और जो तीसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, जिसका प्रभाव देश पर पड़ेगा, समाज पर पड़ेगा, एक एक व्यक्ति पर पड़ेगा, और ये जितनी आज हाय तौबा मची हुई है, इस सब का स्थायी और पक्का समाधान ढूंढना है, तो फिर एक ही इलाज है, ना EWS, ना SC, ना ST, ना OBC। देश की संवैधानिक व्यवस्था से आरक्षण को हमेशा समाप्त करने के लिए इतने बड़े स्तर पर आंदोलन चलना चाहिए कि अंततः ये आरक्षण समाप्त हो ही जाए। और जिस दिन आरक्षण समाप्त हो गया उसी दिन इस देश से जातिवाद समाप्त हो जाएगा, ऐसा अनुभव कहता है, ऐसा हमारा विवेक कहता है। अब कोई मूर्ख ही होगा जिसका विवेक ये नहीं कहेगा कि भाई भारत में जाति की समस्या जब तक आरक्षण रहेगा तब तक रहेगी। और इसलिए यदि देश को विकसित, अखंड, एकरस और समरसतापूर्ण अवस्था में लाना है तो सिर्फ एक काम करने की ज़रूरत है, आरक्षण का बड़े पैमाने पर विरोध करना, आरक्षण के विरोध में बड़े पैमाने पर आंदोलन करना। सरकार का काम आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए भोजन और शिक्षा की उचित व्यवस्था करना है, जो आरक्षण के नाम पर नहीं होनी चाहिए, जो सरकार की जिम्मेदारी पर होनी चाहिए। लेकिन किसी भी नौकरी के लिए सिर्फ और सिर्फ ही मापदंड हो,
और ये जो तर्क दे दिया जाता है ना कि उच्च वर्ण के लोग बैठे हुए हैं वहाँ, वो नीचे वर्णों को दिए नहीं जाता है, नहीं तो अपराध के लिए कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि गरीब और वंचित वर्ग को भोजन और शिक्षा के समान और सुनिश्चित अवसर मिले, नौकरियों में योग्यताओं के आधार, तो चूंकि जितना भी जातिवादी समाज है, जितना भी हिंसक प्रकृति का जो समाज है, वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी देने के नाम पर भोले भाले गरीब शोषित वंचित समाज को छलता रहता है। हालांकि अपनी अपनी सरकारों में लोगों ने कितनी नौकरियां किसे दी हैं, ये तो समाज को भी देखना चाहिए। लेकिन सच्चाई यही है कि जब तक आरक्षण का यह भूत देश को छोड़ेगा नहीं, तब तक देश की मानसिक अवस्था नहीं सुधर सकती, तो नहीं सुधर सकती। इसलिए यदि प्रयास ही करना है तो ब्राह्मण और शूद्र के बीच समरसता बनाने का प्रयास ना करो, ये संभव नहीं है। इस समरसता के लिए सिर्फ एक काम करो, आरक्षण का इतना विरोध करो, इतना विरोध करो कि अंततः सरकार को आरक्षण पर कोई न कोई ठोस नीति बनानी ही पड़े। तनोतना सदाशिव।